कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ 29% भूमि ही कृषि कार्य में उपयोग किए जाते हैं। इसके बावजूद कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ धान, मक्का, दलहन, तिलहन और सब्जी आदि की भरपूर खेती की जाती है। आज किस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड में उगाए जाने वाले विभिन्न फसलों से रूबरू करवाएंगे। झारखंड वनों से भरा एक प्रकृति उपासक राज्य है। यहाँ की अधिकांशतः भूमि पठारी है, जिसके कारण यहाँ कहीं समतल तो कहीं सीढ़ीनुमा खेत हैं। इसके बावजूद यहाँ पर्याप्त मात्रा में खेती होती है। झारखंड में लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है। यहाँ के किसान खेती के लिए मुख्यतः वर्षा जल या फिर परंपरागत जल स्रोत जैसे कुआं, नदी, तालाब आदि पर निर्भर रहते हैं। इतने विशाल भूमि क्षेत्र पर खेती होने के कारण यहाँ की 70% ग्रामीण आबादी रोजगार के लिए मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। झारखंड की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। इस वजह से यहाँ धान, मक्का, दलहन, तिलहन, मूंगफली, सब्जी आदि की अच्छी पैदावार होती है। झारखंड की जो जलवायु है और इसके साथ साथ यहाँ की जो ज़मीन है, ये हॉर्टिकल्चर या हम कहें फल और सब्जी के लिए खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। इनफैक्ट झारखंड को पूर्वी भारत में सब्जियों के मैटर में एक फीडर स्टेट के तौर पे देखा जाता है। यहाँ उगी हुई सब्जियाँ आपको उड़ीसा में मिलेंगी, आपको बंगाल में मिलेंगी, आपको बिहार में मिलेंगी और आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलेंगी। यहाँ की जो जलवायु है ये बिल्कुल उपयुक्त है पूरी दुनिया की सब्जियों की खेती के लिए। आप देखेंगे कि कई सब्जियां जो हैं वो विदेशियों ने भारत में लाकर उसकी खेती की शुरुआत की, लेकिन इन सब्जियों का जो असली जादू है, जो असली स्वाद है, अगर निखर के आया तो हमारे झारखंड की मिट्टी में ही। नेतरहाट के पाट इलाकों से लेकर सिंहभूम के जंगलों तक हमारे यहाँ सब्जियों की अलग अलग किस्म की खेती होती है। इनफैक्ट रांची के आसपास के क्षेत्र जैसे बेड़ो, गोला, ये पूरी दुनिया में फेमस हैं सब्जियों की खेती को लेकर के। हमारे यहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर अडेप्टेबल भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीखने को आतुर भी रहे हैं और इसका आपको परिणाम यहाँ की खेती में साफ झलकता है। सालों भर कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती अब सालों भर हो रही हैं, जो पहले केवल किसी किसी मौसम में मिलती थी। इनमें जो प्रमुख सब्जियां हैं गोभी, गाजर और मिर्च, ये सब्जियां आपको पूरे साल मिलेंगी। टमाटर की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण से आपको टमाटर, मिर्च, इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी प्रेजेंस आपको झारखंड में दिखेगा। इसके अलावा कई फल जो यहाँ उगते हैं वो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं और उसकी अगर प्रायोगिक खेती शुरू की जाती है तो झारखंड में की जाती है। स्ट्रॉबेरी को लेकर के हमारा झारखंड काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। इसकी खेती आज के दिन हर गांव में हो रही है। जैसे लोग कहते हैं ना कि टमाटर काफ़ी हो रहा है, तो उसी तरीके से स्ट्रॉबेरी आपको यहाँ हर गांव में मिलेगा। तो यहाँ की जो खेती है हमेशा ऐसी रही है कि हमारे किसानों को सशक्त बनाए और इसमें हमारे किसान और हमारी सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। हमारे जो किसान हैं खेती को ऐसे देखते हैं जिनसे ना केवल उनकी ज़िंदगी चले, बट जो आदिवासी किसान हैं या फिर जो कहें यहाँ के ग्रामीण किसान हैं, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी यहाँ की ज़मीन से जुड़ी हुई है। खेती में वो अपना ना केवल मेहनत देते हैं बल्कि अपने जी जान से अपने ज़मीन को सींचते हैं। भारत में उगाई जाने वाली सब्जियों में आलू बहुतायत में उगाया जाता है। आलू को
किसी भी सब्जी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। आलू गेहूं, मक्का और धान के बाद सबसे अधिक उगाए जाने वाला फसल है। झारखंड में भी आलू की बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। वहीं आजकल झारखंड में किसान बरसाती आलू लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। आलू की जन्मभूमि दक्षिण अमेरिका मानी जाती है। पेरू के लोग आज से 7000 वर्ष पहले आलू की खेती करने लगे थे। भारत में 17वीं सदी के शुरुआत में आलू की खेती प्रारंभ की गई थी। यूरोप के रास्ते भारत आने वाले पुर्तगाली अपने साथ इस नई फसल को भारत ले आए थे। भारत में सबसे पहले गोवा, सूरत और कर्नाटक के कुछ इलाकों में इसकी खेती शुरू की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे आलू की खेती देश के सभी भागों में की जाने लगी, जिनमें से झारखंड भी है। झारखंड में करीब 34,000 हेक्टेयर भूमि पर आलू की खेती की जाती है। राज्य में आलू की सालाना खपत करीब 30 लाख टन है, जबकि पहले राज्य में इसकी पैदावार महज 9 लाख टन ही थी। ऐसे में राज्य को आलू की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए आलू की आपूर्ति खुद के राज्य से पूरी करने के लिए अब यहाँ के किसान खरीफ के मौसम में बरसाती आलू की भी खेती करते हैं। झारखंड में रांची, सिंहभूम एवं हजारीबाग जिले में बरसाती आलू की खेती बहुत ही जोर शोर से की जाती है, जिसके लिए किसानों को समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विभाग के माध्यम से जानकारी एवं प्रशिक्षण भी मुहैया करवाई जाती है, जिससे किसानों को बहुत लाभ होता है। देश में बरसाती आलू की खेती सबसे पहले केवल रांची के बेड़ो इलाके में ही होती थी। वर्तमान में इस इलाके के हजारों किसान आलू की खेती से जुड़े हुए हैं। आलू उत्पादन के मामले में बेड़ो झारखंड के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र तथा आलू मंडी के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि अगले 3 से 5 वर्षों में झारखंड को आलू निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित करने की तरफ एक सकारात्मक कदम है। आलू जो है, इसका इतिहास भारत में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों ने इस फसल को दक्षिण अमेरिका से भारत लेकर के आया और पश्चिमी भारत में वहाँ पर इसका प्रसार किया गया, जहाँ इसे बटाटा के नाम से आज भी जाना जाता है। पूर्वी भारत में इसका प्रसार अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया और कई जगह इसकी खेती कराई गई। झारखंड में खासकर अगर आप छोटानागपुर या फिर नेतरहाट के पाट क्षेत्र देखें या फिर सिंहभूम के क्षेत्र को देखें, वहाँ पर आलू की वृहद खेती की जाती है और झारखंड के किसानों ने इसे इस तरीके से अपनाया है कि आज झारखंड देश के 10 प्रमुख राज्यों में है जहाँ पर आलू की खेती बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। किसानों को भी आलू की खेती से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। झारखंड के आलू की आज के दिन पूरी दुनिया में पहचान है। किसान इसे पूरे साल आज के दिन करते हैं। हालांकि आलू सर्दियों की खेती है, लेकिन कई प्रगतिशील किसान ऐसे हैं जिन्होंने तकनीक और नई जानकारी को इसका इस्तेमाल करके बारिश में भी इसकी खेती शुरू की। झारखंड में सबसे ज़्यादा धान की पैदावार होती है, जिसके कारण यहाँ के लोग खाने में सबसे ज़्यादा चावल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग चावल के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, जो कि तत्काल ही खाने वाले को ऊर्जा प्रदान करता है। झारखंड राज्य की बहुसंख्यक आबादी का प्रमुख आहार चावल है, जो कि धान के पके हुए फसल से प्राप्त किया जाता है। चावल में फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। चावल अपने सबसे महत्वपूर्ण घटक कार्बोहाइड्रेट के रूप में तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसी वजह से इसे खाने में एक पूर्ण भोजन के रूप में लिया जाता है। झारखंड में धान 71% भूमि पर उगाया जाता है। धान की खेती करने के लिए पहले किसान 2 से 3 बार खेत की जुताई करते हैं। साथ ही उसी वक्त खेतों की मजबूत मेड़बंदी भी कर देते हैं। इस प्रक्रिया से खेत में वर्षा जल अधिक समय के लिए संचित हो जाता है। मेड़बंदी के बाद कई किसान पहले नर्सरी में बीज का शोधन करते हैं। इसके लिए वो 25 किलोग्राम बीज में 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा 75 ग्राम थीरम का प्रयोग करके बीज को शोधित करते हैं। उसके बाद किसान बुआई की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर मॉनसून आने के 10 से 12 दिन पूर्व यानी मध्य जून तक 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान के पौधों की रोपनी खेतों में कर देते हैं। धान के फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए धान के खेतों में हमेशा पानी को प्रचुर मात्रा में रोका जाता है।
धान की पैदावार अच्छी हो सके, इसके लिए धान के फसल में सही समय पर सही मात्रा में जैविक अथवा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। फिर जब धान की फसल तैयार हो जाती है तब किसान इसकी कटाई कर उसमें से चावल निकालकर उसे मंडी तक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद ये झारखंड और देश के अन्य राज्यों में लोगों की थाली तक पहुंच जाता है। धान की जो खेती है झारखंड में काफ़ी समय से की जा रही है। अगर हम ये कहें कि धान झारखंड के सबसे पुराने फसलों में से एक है तो गलत नहीं होगा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि झारखंड में एक समय में 70 से अधिक धान की किस्में होती थी। कई किस्में तो ऐसी होती थी जो एकदम कम पानी में जी जाती थी। कई फसलें ऐसी होती थी जिन्हें काटने के लिए आपको नाव लेकर के जाना पड़ता था। अब समय के साथ साथ कई किस्में गुम हो गई क्योंकि लोगों ने उन्हें खाना बंद कर दिया या फिर कहें तो उगाना बंद कर दिया। लेकिन आज भी झारखंड में धान की खेती वृहद तरीके से की जाती है। कमर्शियल किस्मों के अलावा यहाँ की एक किस्म है गोड़ा चावल, जो एक तरीके का ब्राउन राइस है। और झारखंड के धान की एक खासियत होती है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, तो जो डायबिटिक के भी पेशेंट हैं वो भी इसे कम मात्रा में खा सकते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि झारखंड जो है चावल खाने वाला क्षेत्र है और यहाँ पर भिन्न भिन्न किस्मों के डिशेस तैयार की जाते हैं चावल से। इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ की ट्राइबल जो कल्चर है, यहाँ पर बिना चावल के कोई भी रस्म पूरी नहीं होती है। चावल से यहाँ के आदिवासी एक तरीके का पेय बनाते हैं जिसे हड़िया कहा जाता है और इसका उपयोग किसी भी पूजा में, किसी भी शादी में और उसके साथ साथ मज़े मस्ती के लिए भी काफ़ी किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है झारखंड के जीवन में चावल इस तरीके से शामिल है कि आप झारखंड को चावल के से अलग देख ही नहीं सकते और इसे आप देखते हैं यहाँ की खेती में भी। झारखंड के लोग जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो बारिश के मौसम में खासकर छुट्टी लेकर अपने गांव ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो पूरे गांव के साथ, पूरे परिवार के साथ धान लगाने का काम कर सकें। और इसे गांव के लोग रोपा कहते हैं। और रोपा जो है अपने आप में एक बहुत ही अनूठा कल्चर है। आप देखिएगा पूरे गांव के लोग, पूरे परिवार के लोग साथ में खेत में उतरे हुए हैं और धान की जो अब बिहन कहते हैं इसे यहाँ, जो रोपने के लिए धान के बीज से जो तैयार किया जाता है, जब उसे पूरा परिवार मिल कर के खेतों में लगा रहा होता है तो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कई जगह तो लोग मांदर और नगाड़े के साथ गाते हैं और जब वो इसकी फसल तैयार कर रहे होते हैं। झारखंड में भिंडी की बहुत ही अच्छी खासी फसल होती है, क्योंकि झारखंड की भूमि और जलवायु भिंडी के पैदावार के अनुकूल है। यहाँ उगाए जाने वाले भिंडी का निर्यात देश के विभिन्न राज्यों में होता है, जिससे कि यहाँ के किसानों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। भिंडी के मूल उत्पत्ति स्थल के बारे में विद्वानों के दो मत हैं। एक मत के अनुसार इसका जन्मस्थान अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ इसे अमेरिका की खोज से भी कई शताब्दी पहले से उगाया जा रहा है, जबकि दूसरे मत के अनुसार इसका जन्मस्थल भारत ही है। 12वीं शताब्दी में इसका उल्लेख स्पेन के ग्रंथों में मिलता है। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ सब्जियों में सबसे अधिक भिंडी की खेती की जाती है। झारखंड में उगाए जाने वाले भिंडी का निर्यात देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता है। झारखंड की अधिकांश मिट्टी अम्लीय है, इसलिए भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए यहाँ के खेत को तैयार करते समय 1 या 1.25 किलोग्राम चूने का खेतों में छिड़काव किया जाता है। यह काम बीज लगाने के 15 दिन पहले किया जाता है। इसके बाद अंतिम जुताई के समय 80 से 100 किलोग्राम तक गोबर खाद प्रति एकड़ जमीन में मिला दिया जाता है। इसके अलावा 40 से 50 किलोग्राम डाइमोनियम फास्फेट और इतनी ही मात्रा में यूरिया और पोटाश भी खेत में मिलाया जाता है, जिससे कि झारखंड में भिंडी की अच्छी फसल होती है, जो कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ देता है। आलू की तरह भिंडी भी भारत के बाहर से आई और यहाँ की होकर के रह गई। यूं तो भिंडी की मातृभूमि अफ्रीका को माना जाता है, लेकिन इसकी कर्मभूमि आज भारत है, क्योंकि पूरे विश्व में भिंडी की सबसे ज़्यादा पैदावार हमारे यहाँ होती है। झारखंड की जो भिंडी है ये भी पूर्वी भारत में काफ़ी शौक से खाई जाती है और
बाहर के बाज़ारों में झारखंड के नाम से इसकी बिक्री होती है। हमारे झारखंड के सितारे श्री महेंद्र सिंह धोनी ने भी जब किसानी की शुरुआत की थी तो उन्होंने भिंडी की खेती से शुरुआत की थी। साल में भिंडी की खेती 2 बार की जाती है, एक गर्मी के महीनों में और एक बारिश के महीनों में, और इस कारण झारखंड के किसान भिंडी की खेती करके काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो रहे हैं। हमारे यहाँ की भिंडी आज के दिन न केवल भारत में बल्कि दुबई भी जा रही है भारत सरकार के सहयोग से। भिंडी के अलावा फूल गोभी की भी खेती झारखंड में प्रचुर मात्रा में होती है। यहाँ के लोग फूल गोभी का स्वाद साल भर ले सकते हैं क्योंकि फूल गोभी यहाँ के बाजारों में साल भर उपलब्ध रहती है। वनस्पति विज्ञान में ब्रासिका ओलेरेशिया के नाम से प्रसिद्ध गोभी मानव इतिहास की सबसे पुरानी सब्जियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के आसपास हुई थी और इसकी खेती लगभग 4000 वर्षों से की जा रही है। फूलगोभी बहुत ही गुणकारी सब्जी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। वैसे तो फूलगोभी पूरे भारत में एक खास मौसम में उगाई जाती है, लेकिन झारखंड में फूलगोभी रांची और उसके आसपास के इलाकों में सालों भर उगाई जाती है क्योंकि इस क्षेत्र का मौसम साल भर फूलगोभी की फसल के लिए अनुकूल रहता है। हालांकि ज्यादातर किसान पारंपरिक मौसम सितंबर से मार्च तक इसकी फसल का लाभ खेतों से लेते हैं, परंतु मार्च के बाद जब देश के बाकी हिस्सों में फूलगोभी निकलनी बंद हो जाती है तब रांची और उसके आसपास के कुछ प्रगतिशील किसान संसाधन और तकनीकी विकास के सहारे आगाती और बेमौसमी फूलगोभी को उपजाकर इसे बाजार में उपलब्ध करवा देते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई होती है। झारखंड की फूलगोभी एक ऐसी फसल है जो यहाँ के किसानों को कम मेहनत और देखभाल में ज्यादा मुनाफा दिलाने में सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों से देश के हर हिस्से में झारखंड के फूलगोभी की मांग सालों भर बनी रहती है। वहीं सब्जी के अलावा झारखंड में फूलगोभी का इस्तेमाल सूप और अचार बनाने में भी किया जाता है, जिस कारण यहाँ के फूलगोभी की एक बड़ी मात्रा अचार और सूप इंडस्ट्रीज द्वारा भी खरीदी जाती है। फूलगोभी के अलावा झारखंड में इनके परिवार के अन्य मशहूर सदस्य की भी खेती होती है, जिसमें ब्रोकोली और पत्ता गोभी बहुत ही लोकप्रिय है। इसकी मांग लोगों के बीच लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर आप सुबह सुबह कलकत्ता के बाजारों में सब्जियां खरीदने जाते हैं तो आपको झारखंड के फूलगोभी के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई नजर आएगी, और ये तब है जब पश्चिम बंगाल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गोभी का उत्पादन करता है। हमारे गोभी की मिठास और क्रंचीनेस का पूरे भारत में कोई तोड़ नहीं है। अब आप इसे हमारे किसानों की मेहनत कहें या फिर झारखंड की जलवायु का जादू, 1822 में अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई इस सब्जी का असली स्वाद हमारे झारखंड की मिट्टी में ही निखर कर आया है। आज हमारे किसान अलग अलग तरह की गोभी पूरे झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं। अगर आप आज के दिन किसी झारखंड के बाज़ार में जाते हैं तो आपको अलग अलग रंगों के भी फूल गोभी दिखाई देगी। इनफैक्ट फूल गोभी के अलावा गोभी फैमिली के जितने भी सब्जियां होती हैं उसकी भी खेती हमारे किसान बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन चीज़ों की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर झारखंड के किसान कर रहे हैं और पूरी दुनिया को हमारे यहाँ की गोभी का स्वाद चखा रहे हैं। आज गोभी किसानों के लिए एक एटीएम बन गई है। सर्दियों में होने वाली ये फसल आज झारखंड में पूरे साल की जाती है और कई किसान साल के 12 महीने केवल और केवल गोभी के ही खेती करते हैं। जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, कई किसान ऐसे हैं अपने छोटे से खेत में जाते हैं, वहाँ से कुछ गोभी काटते हैं और बाज़ार में बेच कर आते हैं। झारखंड के किसान सब्जी की खेती के साथ साथ मिर्च की भी अच्छी खेती करते हैं। यहाँ उगाए जाने वाले मिर्च का निर्यात सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है। साथ ही बहुत सी फार्मा कंपनियां दवाई बनाने के लिए झारखंड के मिर्च का इस्तेमाल करती है। मिर्च भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है। मिर्च को सब्जी, कढ़ी, अचार और चटनी में मुख्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। मिर्च में कड़वापन कैप्साइसिन नाम के एक तत्व के कारण होता है, जिसे दवाइयों के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। कैप्साइसिन में बहुत सारी दवाइयां बनाने वाले तत्व पाए जाते हैं। खास तौर पर इसे कैंसर रोधी और त्वरित दर्द दूर करने वाले तत्व पाए जाते हैं। यह खून को पतला करने और दिल की बीमारियों को रोकने में भी मदद करता है।
मिर्च का मूल स्थान मैक्सिको माना जाता है। भारत में मिर्च 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा लाई गई थी, जिसके बाद यह पूरे भारत में बड़ी तेजी से फैल गई। वहीं झारखंड के किसान भी अब पारंपरिक खेती से एक कदम आगे बढ़कर मिर्च की खेती कर रहे हैं। आज बाजार में झारखंड की हरी मिर्च की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से किसान मिर्च की फसल से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। वहीं इसे लगाने के लिए किसी खास मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता है। ये मिर्च किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। एक पौधा लगाने के बाद किसान इससे कई बार फसल प्राप्त कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा उदाहरण आलू, टमाटर और मिर्च, ये 3 बहनें हैं जिन्हें पुर्तगाली लेकर तो यहाँ आए, लेकिन ये हमारे प्लेट पे या फिर हमारी थाली पर ऐसी सजी कि यहीं कर होकर रह गई। हरी मिर्च के ऊपर तो बॉलीवुड में गाने तक बने हैं और कई शायरों ने तो कविताएं भी लिख दी हैं। झारखंड के किसानों को सशक्त करने में हरी मिर्च का बहुत बड़ा योगदान है। झारखंड के जो किसान हैं छोटी से अपने ज़मीन में मिर्च की खेती साल भर करते हैं और इसके साथ साथ जो ग्रामीण युवा हैं मिर्च की खेती के साथ या मिर्च की प्रोसेसिंग के साथ जुड़ करके अपना एक व्यवसाय शुरू करते हैं और मसालों के पैकेजिंग में आज के दिन पूरी भारत में अपने पैर पसार रहे हैं। मिर्च को लेकर हमारी दीवानगी ऐसी है कि सरप्लस प्रोडक्शन होने के बावजूद कई बार बाहर से मिर्च को झारखंड आयात किया जाता है और इसका कारण ये है कि हम खाने में तो इसका काफ़ी इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ के युवा हैं जो आज के दिन फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय को काफ़ी ज़्यादा बल दे रहे हैं और मसालों के साथ साथ मिर्च के सॉस और कई तरह के उत्पाद आपको झारखंड में अब बनते हुए भी दिखाई देंगे और झारखंड के बाहर इसका प्रसार होते हुए भी आप देखेंगे। नेनुआ एक लत्तेदार सब्जी है जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। झारखंड में नेनुआ की बहुत ही अच्छी खासी खेती होती है। नेनुआ का इस्तेमाल खाने के लिए तो किया जाता है, साथ ही जब ये सूख जाता है तो इसका इस्तेमाल सफाई कार्य में भी किया जाता है। नेनुआ, जिसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं इसे तोरई कहते हैं तो कहीं इसे तोरी कहते हैं। यह एक लत्तर की तरह फैलने वाली सब्जी है। इसकी खेती पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में की जाती है। यह रक्तवर्धक तथा फाइबर एवं विटामिन से भरपूर एक पौष्टिक सब्जी है। यह वर्षा ऋतु में पैदा होती है। साधारणतया इसे वर्ष में 2 बार उगाया जाता है। वहीं झारखंड में नेनुआ की खेती की बात की जाए तो यहाँ की मिट्टी इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ नेनुआ के बीज बोने के बाद मात्र 80 से 100 दिनों में लत्तर तैयार हो जाती है, जिसके साथ ही फलन भी शुरू हो जाती है। वहीं बाजार में किसानों को नेनुआ का अच्छा दाम मिल जाता है, जिससे उन्हें अच्छा खासा लाभ होता है। यहाँ के किसान नेनुआ की खेती में हर दूसरे दिन लगभग 1 से 1.5 क्विंटल नेनुआ निकाल लेते हैं, जिसे अक्सर व्यापारी खेतों पर आकर ले जाते हैं। कभी कभी किसानों को खुद से फसल को बाजार तक पहुंचाना पड़ता है। नेनुआ, जिसे भारत के कई हिस्सों में तुरई भी कहा जाता है, इसकी खेती हमारे किसान साल में 2 बार करते हैं, सर्दियों में और बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में किसान इसकी खेती के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। अपने खेतों में एक तो वो मचान बनाते हैं जिसमें इसकी बेलों को चढ़ाया जाता है और ये मचान देखने में बिल्कुल अगर आपने एक विनयार्ड देखा हो तो बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं, जिसके नीचे किसान चल भी सकते हैं। इसे काफ़ी साइंटिफिकली तरीके से तैयार किया जाता है। नेनुआ का उपयोग किसान कई बार जूस के रूप में करते हैं या फिर उसे रस वाली सब्जी बनाते हैं या फिर भुजिया बनाते हैं और अपने रोज़ के खान पान में इसका इस्तेमाल करते हैं। फाइबर से भरपूर इस सब्ज़ी को आज पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। बचपन में अगर आपको याद हो तो नेनुआ या फिर तुरई की सब्ज़ी को लेकर के हम जब बच्चे थे हमें मन नहीं करता था कि इसे क्यों खाया जाए, लेकिन आज जो इसका उपयोग है, आज जो इसके बारे में दुनिया जान रही है, ये जो सब्ज़ी है सारी दुनिया की प्लेटों में अपना स्थान पा रही है। इनफैक्ट जो टमाटर केचप बनता है बाज़ार में मिलने वाला, उसमें नेनुआ की सब्ज़ी एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है। गाँव में जब इसकी खेती होती है तो कई बार किसान इसके बेलों को रहने देते हैं, मतलब अगर
मौसम ख़त्म भी हो गया फिर भी इसके बेलों को चढ़ने दिया जाता है और कई बड़े फलों को एक्चुअली सूखने भी दिया जाता है। सूखने के बाद इस सब्ज़ी से हमें एक नेचुरल लूफा मिलता है। गांव में इसका प्रयोग कई सालों से हो रहा था और आज के दिन पूरी दुनिया जब प्लास्टिक के हानियों को समझ रही है तो इस नेचुरल लूफा के उपयोग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। भविष्य में ये नेचुरल लूफा भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो सकता है जिसे हमारे किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग करे और झारखंड के किसान पूरी दुनिया में होपफुली इस प्रोडक्ट को पहुंचाएं। इन सभी फसलों के अलावा झारखंड में अब बहुत सारे आधुनिक कृषि भी की जाती है जो कि किसानों को कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा देती है, जो कि किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। झारखंड के फसल पे बना हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।